तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का अपना जो सेकंड क्लास है। थर्ड चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन सीरीज के अंदर। हमने एमसीक्यू के टाइप में जो है ये शुरुआत की है और दो चैप्टर हम पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है वो तीसरा चैप्टर पंचायती राज है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना कि महानरेगा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, सबसे पहले चीज आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि वो सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। हमेशा अंडरलाइन कर ले, जब भी आप पेपर करें उस टाइम पर ये करें कि जो फैक्ट सत्य असत्य जो भी पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन कर लें ताकि वो आपके ध्यान में रहे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नरेगा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें आपको ये बताना है कि नरेगा जो योजना है उसके बारे में इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो उनमें से गलत पूछा गया, आपको क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया। तो बात करते हैं कि योजना अंतर्गत यानी नरेगा योजना में 2023-24 में 9,411 करोड़ रुपए व्यय किए गए। भाई ये जो स्कीम है आपके इकोनॉमिक सर्वे में स्पष्ट लिखा है कि 9,411 करोड़ रुपए नरेगा में 2023-24 में व्यय किए गए, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2023-24 में 68.35 लाख परिवारों को क्या दिया गया, रोजगार दिया गया। तीन ही चीजें पूछी जाती है आपसे, या तो पूछा जाएगा आपको कि कितना व्यय हुआ, कितने परिवारों को रोजगार दिया और कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 100 दिन पूरे किए, ठीक है। तो दूसरी चीज है 68.35 लाख परिवार, ठीक है। तीसरा चीज है कि आवेदन कर, जब आप नरेगा में आवेदन करेंगे उसके 30 दिन के अंदर जो है वो रोजगार देने का प्रावधान है। भाई आपको 30 दिन के अंदर रोजगार दिया जाएगा। और तीसरा चौथा है 5.09 लाख परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया। कब? 2023-24 में। तो चार स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो पहला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है कि मनरेगा योजना जो है उसके तहत 9,411 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि 68.35 लाख जो परिवार है राजस्थान के उनको इस योजना के तहत क्या दिया गया है, रोजगार दिया गया है। और चौथा आपका स्टेटमेंट है कि 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों की संख्या है 5.09 लाख। ये तीन टॉपिक जो है, ये तीन फैक्ट आप याद रखें। आपका सी जो है वो यहाँ पे गलत है, यहाँ लिखा है कि 30 दिन के अंदर रोजगार दिया जाता है। नहीं भाई, 30 दिन में नहीं दिया जाता, यह रोजगार दिया जाता है कितने दिन में, 15 दिन में। अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो ग्राम पंचायत 15 दिन में उसको रोजगार उपलब्ध करवाएगी। और दूसरी चीज 5 किलोमीटर के दायरे में, भाई उसका जो गांव है वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराएगी, 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराएगी। और अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा आगे रोजगार उपलब्ध कराती है तो उसको 10% राशि अतिरिक्त दी जाएगी, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा कराती है तो 10% राशि अतिरिक्त दी जाएगी, नहीं तो 5 के अंदर ही कोशिश करेगी। और अगर 15 दिन में रोजगार प्रदान करने में असफल रहती है तो उसको क्या दिया जाएगा भाई, उसको दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मनरेगा योजना में आपको ध्यान रखना है 9411 68.03 लाख परिवार, 68.03 लाख परिवार। और आपने 100 दिन वाले 5.09। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ सत्य की जगह अपन माने असत्य कथन पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है, मिसप्रिंट है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, पहला है कि इस योजना को शॉर्ट में क्या कहते हैं, इस योजना को शॉर्ट में कहते हैं CMREGS, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस योजना में क्या क्या है,
पहला है कि 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज है कि सहरिया, खैरवा और जो कथोड़ी जाति है, ठीक है, इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। इसके अलावा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 9 सितंबर 2023 को हुआ। और 2023-24 में 458 परिवार ऐसे हैं जिनको 25 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। 458 परिवार ऐसे हैं जिनको 25 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। हमें बताना है इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है। पहले थोड़ा सा इस योजना को देखते हैं। देखिए क्या है, CMREGS। CMREGS योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना आपके 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी, नॉट की 23 को, ठीक है। 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी नरेगा में कितने दिन मिलते हैं? नरेगा में 100 दिन। नरेगा में 100 दिन पूरे कर लिए जाते हैं तो उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उसको दिया जाता है। कितने दिन का दिया जाता है? 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल रोजगार हो गया 125 डेज का। अब इन्होंने क्या किया कि CMREGS योजना है, उस योजना में इन्होंने एक क्लोज और डाला कि सहरिया, कथोड़ी और खैरुआ प्लस जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग मुखिया है जिस परिवार में, इन परिवारों के लिए कह दिया भाई इनको 100 दिन और दिए जाएंगे। ये फैक्ट ध्यान रखने वाली चीज है कि सहरिया, कथोड़ी और खैरुआ जनजातियां और इसके साथ साथ जिन परिवारों के मुख्य दिव्यांग हैं उनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। बाकी सबको 125 डेज का दिया जाएगा, ठीक है। और इनको हो गया कितने? 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और जो 23-24 है, 23-24 में 458 परिवार ऐसे हैं। टोटल कितने भाई? 458 परिवार ऐसे हैं जिनको क्या दिया गया है, जिनको अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। तो इस हिसाब से अपना आंसर कौन सा बन जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा भाई सी। भाई सी अपना आंसर गलत था कि इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को हुई। ये स्टेटमेंट इसमें क्या था? गलत था। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसमें सही थे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ भाई, अगली है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। नई स्कीम है और मोस्ट है PM जनमन। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन शॉर्ट में बोलते हैं। नई स्कीम है, उसके बारे में आपको क्या करना है, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। आपको 4 स्टेटमेंट दिए, 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसमें असत्य है, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला तो PM जनमन की बात करें हम। यह योजना राजस्थान में 12 जिले में संचालित की जा रही है। ये योजना राजस्थान के 12 जिले में संचालित की जा रही है। पहला स्टेटमेंट यह है, इसके तहत संपूर्ण भारत में 75 PBTG का समग्र विकास किया जाएगा। इसके तहत 12 जिले में 75 जो PBTG है उनका समग्र विकास किया जाएगा संपूर्ण भारत के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। राजस्थान में ये जो स्कीम है वो कहाँ चल रही है? तो राजस्थान में 12 जिले की 8 पंचायत समितियां हैं। 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में ये स्कीम जो है वो संचालित की जा रही है। और पूरे भारत में 75 PBTG जो है उनके उत्थान के लिए स्कीम लाई गई है। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है, सत्य है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो गया भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों में से कोई भी जो है वो गलत नहीं है। अगर आप PM जनमन योजना को देखें तो PM जनमन योजना जो है वो किस लिए लाई गई? तो इसका मेन उद्देश्य है PBTG का समग्र विकास। भाई जो आदिवासी समुदाय है उसमें भी जो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि पिछड़े हुए लोग हैं उनको PBTG कहा जाता है, ठीक है।
उन पीवीटीजी का समग्र विकास करने के लिए स्कीम लाई गई है। पीवीटीजी की जानकारी के लिए आयोग जो है वो था डेबर आयोग, आपको याद रखना है, डेबर आयोग बना था। इस डेबर आयोग ने कहा, संपूर्ण भारत में सर्वे किया और संपूर्ण भारत में टोटल इन्होंने कहा कि पूरे भारत में 75 पीवीटीजी है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में कितने पीवीटीजी है, तो 75 पीवीटीजी है। और 75 पीवीटीजी में अगला क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा आपके कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, ओडिशा में। ठीक है, डेबर आयोग ने कहा भारत में 75 पीवीटीजी है और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ओडिशा में है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और उसी पीवीटीजी का विकास करने के लिए, समग्र विकास करने के लिए पीएम जनमन योजना लाई गई, जिसके अंतर्गत जो है 75 पीवीटीजी का समग्र विकास किया जाएगा। राजस्थान के 12 जिले में 8 पंचायत समितियों में, राजस्थान के 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में ये योजना संचालित की जा रही है। अगर भारत की हम बात करें तो 18 राज्य और 100 जिले, 18 राज्यों के 100 जिलों में ये योजना चल रही है भाई। 18 राज्यों के 100 जिलों में पीवीटीजी वाली ये योजना चल रही है और सरकार ने इस पे बजट रखा है 1500 करोड़ रुपए। कितना रखा है, 1500 करोड़ रुपए पीवीटीजी योजना में। इसके अलावा पीएम जनमन योजना में इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप जो है वो सिर्फ ये देख लें काफी है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगला है मिशन अमृत सरोवर। भाई राजस्थान सरकार की योजना है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत राजस्थान का वर्ष 2023-24 में कुल कितने अमृत सरोवर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यहाँ पे ये पूछा गया है कि मिशन अमृत सरोवर योजना जो है उसमें राजस्थान के 2023-24 में कुल कितने अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला है आपका 75, दूसरा है आपका ऑप्शन 3075, फिर है 50 और फिर है 2475, फिर है 2475। ठीक है, तो इस योजना का अगर अपन ये देखें 23-24 का टारगेट, तो 23-24 का टारगेट है अपना राजस्थान का 2475। कितना है, 2475। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। इस योजना की अगर हम बात करें, कौन सी योजना की, मिशन अमृत सरोवर योजना। तो भाई मिशन अमृत सरोवर योजना राजस्थान सरकार की है। इसमें क्या है कि एक जिले में 75 जो सरोवर हैं, 75 जो तालाब हैं, एक जिले में कुल कितने, 75 तालाबों को क्या बनाया जाएगा, मिशन अमृत सरोवर के रूप में अमृत सरोवर बनाया जाएगा। 75 सरोवर को क्या बनाया जाएगा, अमृत सरोवर बना देंगे भाई। एक जिले में कितने बनाएंगे, 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। तो पूरे राज्य का टारगेट कितना हो गया, 2475। तो पूरे राज्य का कितना हो गया, 2475। अब ये जो अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, इन अमृत सरोवर का कोई क्राइटेरिया भी होगा। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो अमृत सरोवर बनेंगे आपके, इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, भाई उसमें उसकी जो क्षमता है वो 10,000 मिलियन घन फीट की होनी चाहिए। बड़ा तालाब होना चाहिए, ऐसा नहीं छोटा सा है। अगर उसके एरिया की हम बात करें तो 1 एकड़ होना चाहिए। अगर आपको क्षेत्रफल में पूछता है तो 0.4 हेक्टर, ध्यान रखें। अगर उसकी जो भराव क्षमता है वो 10,000 मिलियन हेक्टर होनी चाहिए। अगर आपको ये पूछा जाता है किसमें कि एरिया कितना होना चाहिए, तो 1 एकड़। अगर हेक्टर में पूछा जाता है तो 0.4 हेक्टर होना चाहिए। ऐसे 75 तालाब जो है वो एक जिले में किए जाएंगे। तो पूरे राजस्थान में 23-24 का लक्ष्य है, 2475 जो सरोवर है उनको अमृत सरोवर में तब्दील किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, थोड़ा लाइक तो करते जाओ। अगला है प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण का प्रारंभ की गई। भाई आवाज छूट गया बीच में। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, पीएम आवास ग्रामीण जो है वो उसकी शुरुआत कब हुई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अपना है 20 नवंबर 2016, 22 जनवरी 2017, 12 नवंबर 2019 और 12 मई 2019। तो हमें बताना है कि भाई अपनी ये स्कीम कब से शुरू की गई। तो आपकी स्कीम शुरू की गई भाई
20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा हूं, कब शुरू गई? तो शुरू हुई ये योजना आपकी 20 नवंबर 2016 को। 20 नवंबर 2016 को बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। PMAY शॉर्ट में बोलते हैं इसको, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAY जी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हो गई 20 नवंबर 2016 को। अब इसमें क्या मिलता है भाई, PMAY जी में क्या मिलता है? देखो हम यहाँ पार्ले को भी जी लगाते हैं, तो बस यही स्थिति है कि यहाँ भी इस योजना के भी आगे प्रधानमंत्री जी की योजना थी, आवास देने वाली योजना थी, इसलिए इसके आगे भी हमने क्या लगा दिया, जी लगा दिया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो है वो 1,20,000 रुपए मिलते हैं। 1,20,000 रुपए तो मिलते हैं 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। तो पंचायती राज अपना बेस्ट जो है वो टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मैम खुद पंचायती राज से रिलेटेड है। तो 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए मिलते हैं। 90 दिन का रोजगार मिलता है, 90 डेज, किसमें? नरेगा में। आपको नरेगा में 90 दिन का रोजगार भी इसके अंदर मिलता है। और उसके साथ साथ 12,000 रुपए जो है वो SBM से मिल जाते हैं। ये किस चीज के लिए? तो ये मिलते हैं भाई आपके शौचालय निर्माण के लिए। ये किस लिए मिलते हैं? शौचालय निर्माण के लिए। तो ध्यान रखें, 1,20,000 रुपए नगद 3 किस्तों में, ठीक है। 1,20 नगद मिलेंगे, कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। उसके बाद में उसी परिवार को 90 दिन का क्या मिलेगा? रोजगार, यानी 90 दिन के रोजगार की जो राशि है, यानी अभी जैसे अभी बात करें तो 90 दिन का जो अकुशल श्रम है ना, वो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ साथ 12,000 रुपए मिलेंगे इनको, किस चीज के? शौचालय निर्माण के लिए। कितने मिल जाएंगे? 12,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया ए, 20 नवंबर 2016। अगला क्वेश्चन है MLAD योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाई आपको ये बताना है। स्कीम है MLAD, यानी हिंदी में अगर आपका नाम आता है तो इसका नाम आएगा विधायक क्षेत्र विकास योजना, लोकल एरिया डेवलपमेंट है ना। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ऐसा नाम आएगा ना। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है इसका हिंदी में नाम आएगा। इंग्लिश में देख लेना, MLAD लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इस योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपको क्या पता करना है? असत्य करना है। अनट्रू कौन सा है, ठीक है। फॉल्स कौन सा है? तो इसका उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आधारभूत संरचना का विकास करना है। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है कि प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए प्रति विधायक प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, ये भी सही बात है। तीसरा है कि 20% राशि SC ST पर व्यय करने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। फिर विधायक संपूर्ण राज्य में कहीं भी कार्य की अनुशंसा कर सकते हैं। और पांचवा है आपका अनुत्तरित पर्सन, जो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो अनुत्तरित तो करना ही करना है, क्योंकि 10% क्वेश्चन अगर आपने अनुत्तरित किए बिना बिल्कुल खाली छोड़ दे, जिसमें कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब आपने 90% मार्क्स भी प्राप्त किए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना, तो भी आप फेल हो, ठीक है। तो देखिए भाई, इस योजना का मेन उद्देश्य है आधारभूत संरचना का विकास। इट मीन पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एक MLA जो होता है उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं 1 साल के विकास कराने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। दूसरा है कि 20% राशि जो है वो किस पे खर्च की जा सकती है? SC ST पे खर्च करने का प्रावधान इसमें होता है। और अगला जो स्टेटमेंट देख रखा है कि वो राज्य में कहीं भी खर्च कर सकता है, ये गलत है। राज्य में कहीं भी खर्च कर सकता है, ये क्या है? गलत है। वो सिर्फ कहां कर सकता है? अपनी विधानसभा में। इस योजना में जो विधायक होते हैं वो सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो राशि खर्च कर सकते हैं, उसके बाहर जो है वो राशि खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीधा सा अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। भाई विधायक जो है वो विधानसभा क्षेत्र में राशि खर्च करेगा, बाहर क्यों करेगा? क्योंकि उसको वोट नहीं मिलते वहां पे वैसे भी। तो सीधी सी लॉजिक की बात ये भी है। एक योजना अपनी होती है ना MLA MP लेड,
अभी हमने बात करी वो एमएलए की करी, ठीक है। अब ये एमपी जो संसद सांसद होते हैं उनको भी 5 करोड़ मिलते हैं, उनको भी क्या मिलते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 25 प्लस 10, 25 प्लस कितने हो गए 10, ठीक है। लोकसभा से तो कितने एमपी है 25 और राज्यसभा से कितने हैं 10। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या रखना है कि ये जो राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद जो हैं वो कहां पे खर्च कर सकते हैं, तो राज्यसभा सांसद जिस राज्य से निर्वाचित होते हैं, जिस राज्य से वो चुने जाते हैं उस संपूर्ण राज्य में खर्च कर सकते हैं, ठीक है। वो कहां कर सकते हैं, संपूर्ण राज्य में खर्च कर सकते हैं। एमपीज जो होते हैं जो लोकसभा में जाते हैं वो अपने क्षेत्र में ही करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में ही करेंगे ये लोग, ठीक है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना, एमएलए करेंगे खुद के विधानसभा क्षेत्र में, एमपी जो लोकसभा के हैं वो करेंगे खुद के संसदीय क्षेत्र में, और जो एमपी है राज्यसभा के वो पूरे राज्य में, जिस राज्य से वो निर्वाचित हुए हैं, जिस राज्य से उनको मनोनीत किया गया उस पूरे राज्य में वो कहीं पर भी ये जो है वो खर्च कर सकते हैं। और अगर जो मनोनीत है राष्ट्रपति के द्वारा, इनको फुल छूट होती है, पूरे देश में कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी खर्चा कर सकते हैं, उनके कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष के होते ही नहीं है। अब यहाँ पे एक परिस्थिति और आती है, एक स्थिति और आती है जिसमें जो है ये सारे के सारे दूसरे एरिया में कर सकते हैं। तो वो परिस्थिति क्या है कि आपदा, प्राकृतिक आपदा की स्थिति अगर आ जाती है तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अपने क्षेत्र से बाहर 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अपने क्षेत्र से बाहर ये लोग 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं। कब, यदि कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो, ठीक है। उसके अलावा ये 1 करोड़ से ज्यादा वहां भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कोविड आ गया तो कोविड में इन्होंने जो है अपनी राशि वहां दे दी थी, ठीक है। तो ये हो गया अपने। नेक्स्ट अगले चिन्ह में चलते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है भाई? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 7 और चौथा है आपका 10। तो कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम? देखो मेवात किसको कहते हैं, अलवर के एरिया को कहते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। पहले जो है वो एक ही जिला था, कौन सा जिला था? वो था आपका अलवर, ठीक है। अब इस अलवर के आसपास 2 जिले और जोड़ दिए गए। वो 2 जिले कौन से जोड़ दिए गए? एक जोड़ा है खैरथल तिजारा, और तीसरा जोड़ दिया गया आपके कौन सा? डीग। कौन सा जोड़ दिया? डीग। तो ये जो 3 जिले हैं ना, अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग। अब देखिए राजस्थान सरकार ने कुछ जिले वापस से जो है वो निरस्त कर दिए, लेकिन आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना, इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये नाम दे रखे हैं। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो फैक्ट से पूछा जाएगा, हवा में तीर वो नहीं उड़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरह से पूछा जाता है तो ये आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है कि अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग 3 जिले ऐसे हैं जिनमें क्या है, जिनमें क्या किया गया है, जिनमें मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो मेव जाति बाहुल्य क्षेत्र है वो किया गया है। और इसके लिए जो अगर बजट की हम बात करें ना तो 50 करोड़ का बजट है। कितना बजट है भाई? 50 करोड़ का बजट है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1986-87 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था, बहुत लंबे समय पूर्व ये शुरू की गई थी, और इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए ये योजना उत्तरदायी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं अपन। अब आ गया सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। किस जिले में संचालित नहीं है भाई? यहाँ पर आपको 4 जिलों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जिसमें BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित नहीं है। बिल्कुल सीधा सा आंसर आएगा इसका, इसमें तो कुछ इफ बटी नहीं है। आप ये देख लो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात कर रहा है, तो जहां जो जिला बॉर्डर से नहीं लगेगा वो सीधा सा आ जाएगा भाई। बीकानेर लगता है, जैसलमेर लगता है, गंगानगर लगता है, लेकिन जालोर नहीं लगता, इसलिए ये गलत है।
तो आपका आंसर होगा ये। ठीक है, तो बीएडीपी किसमें नहीं चलता, जालोर में नहीं चलता। आप अगर इसके बारे में कुछ देखें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें विकास करना और उसमें विश्वास की भावना को बढ़ाना। दो चीजें थी, सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या करना था, विकास और विश्वास, विकास करना और विश्वास की भावना को बढ़ाना 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये शुरू हुआ। अब कितने जिलों में हुआ, तो बॉर्डर के कितने जिले, तो 3 तो ये आ गए। ठीक है, 3 तो ये आ गए, चौथा हो गया बाड़मेर और 5वां हो गया आपका अनूपगढ़। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो जिले बॉर्डर के ऊपर है ना उनमें ये योजना चल रही है। तो अब आप अनूपगढ़ को खत्म करने की बात करोगे तो कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आता है और वहां ऑप्शन है तो फिर लिखना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने इस चीज को लिखा है, खत्म इन्होंने बाद में किया। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भाई देखो, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का उद्देश्य पूछा है, क्या है, रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, सहभागिता और उपरोक्त सभी। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो है फरवरी 2019 की पे आते हैं। अपन पहले सीधे बात करते हैं फिर आंसर ढूंढेंगे। फरवरी 2019 से पहले इसका नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। क्या नाम था, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना नाम था फरवरी 2019 से पहले। ठीक है, अब इन्होंने इसका नाम बदल के कर दिया महात्मा गांधी के नाम पे। तो इसका जो उद्देश्य है वो जो है वो मुख्य रूप से परिसंपत्ति निर्माण करना, रोजगार उपलब्ध कराना, और वो भी किसके साथ, सहभागिता के साथ। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो रोजगार भी उपलब्ध कराती है, परिसंपत्ति निर्माण भी करती है, सहभागिता भी, और ठीक है, तो तीनों है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, डी। अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि कुछ विकास कार्य कराया जाता है, जो विकास कार्य करवाए जाएंगे उस विकास कार्य में अगर 4 दीवारी है, जैसे 4 दीवारी निर्माण करवाया जा रहा है किसके, शमशान के, ये शमशान का देते हैं ज्यादातर, शमशान कब्रिस्तान का देते हैं। ठीक है, तो 4 दीवारी निर्माण की जा रही है तो 90% राशि तो देगी कौन सी, सरकार देती है, प्लस 10% राशि जो है वो क्या होती है, जन सहभागिता। 10% राशि क्या होती है, जन सहभागिता। 90% राशि तो सरकार दे देगी और 10% राशि क्या हो जाएगी, जन सहभागिता की हो जाएगी। किसमें, 4 दीवारी की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए अन्य कार्य 4 दीवारी के अलावा कोई कार्य है, ठीक है, वही शमशान वगैरह का 4 दीवारी के अलावा कोई कार्य है, तो ये जो रेशियो है वो हो जाता है 70-30। कितना हो जाता है, 70-30। ठीक है, और अगर 40% SC/ST वाले गांव है, अगर गांव की जनसंख्या 40% SC/ST है, तो फिर ये ऊपर वाला जो 90-10 का है ये बढ़ के हो जाएगा 80-20। इसी तरह से पूछे जाएंगे आपको RS प्री के अंदर। ठीक है, तो फैक्ट याद रख लो भाई कि प्रधान महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पर्पज क्या है, रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण और साथ में सहभागिता बढ़ाना है। तो अगर 4 दीवारी निर्माण है तो 90-10 का रेशियो होता है, अगर अन्य कार्य है तो 70-30 का रेशियो होता है, और अगर उस गांव की जनसंख्या 40% SC/ST से ज्यादा है, ठीक है, 40% से ज्यादा SC/ST है, तो फिर वहां क्या होगा, आपका 80-20 का रेशियो इसमें होता है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट में चलते हैं, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। देखिए, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो बीहड़ वाला जो कंदरा युक्त एरिया वो है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे लिखा 2011-12, 2005-06, 1980-81
और 1995 96। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी शुरुआत की गई कब की गई, तो अपना आंसर सही होगा इसमें 2005 है। अपना आंसर सही होगा कब, 2005 है। 2005 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब इस योजना की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में इस योजना के ऊपर जो है बजट का जो प्रावधान है वो बजट है आपका कितना, 50 करोड़। भाई बजट 24-25 के अंदर इस योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, अगर हम जिलों की बात करें तो जिलों में आप हाड़ौती जोड़ दो पूरी की पूरी। डांग क्षेत्र कौन सा है, जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है ना, तो वो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ठीक है, इसके अलावा मत्स्य संघ में आपने अलवर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आप यहां लिख दो भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब इस एरिया में और कौन सा बच गया, सवाई माधोपुर बच गया। तो सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने जिले हो गए, 9 जिले हो गए। टोटल 9 जिलों में ये योजना संचालित की जा रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां हाड़ौती क्षेत्र आ गया। उसके बाद में मत्स्य संघ के 3 ले लो, क्योंकि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ चला दिया अपन ने, अलवर में, तो वहां के लिए अलग योजना हो गई। मत्स्य हो गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर काट दिया तो भरतपुर, धौलपुर, करौली हो गया। उसके बाद में सवाई माधोपुर और रह गया, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी भी इसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी योजना है वो इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए, जो डांग और जो बीहड़ क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं ना, उसके लिए संचालित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, अगला है मुख्यमंत्री यानी सीएम क्षेत्रीय विकास योजना कब प्रारंभ हुई। देखिए, सीएम क्षेत्रीय विकास योजना का जो टारगेट था, उद्देश्य क्या था कि जो दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है ना, जहां तक अभी तक विकास पहुंचा नहीं है, ठीक है, विकास वहां रास्ते में ही है, ऑन द वे है, वहां तक विकास को पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना शुरू की गई थी। 100 करोड़ रुपए की लागत से दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है कब किया गया, आपको बताना है कब किया गया। तो 2022 में, 2023 में, 2015 में और 2019 में। 22, 23, 15 और 19 इसमें से क्या बताना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया। सीधा सिंपल उत्तर है, आगे स्टेटमेंट में सीधा लिखा 2022 लिखा है अपने इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है बजट कितना है भाई, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें है। नेक्स्ट है मगरा क्षेत्र विकास योजना। देखिए, पंचायती राज में तो पंचायती राज का उद्देश्य ही विकास करना है, तो सारी विकास योजनाएं आएंगी। डांग क्षेत्र आएगी, मगरा क्षेत्र आएगी, मेवात क्षेत्र आएगी, बीएडीपी आएगी। ठीक है, तो सारी विकास योजनाएं आ रही है। अगला है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है भाई, ये बताना है आपको। नीचे जिलों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक तो भाई जो लोग दक्षिणी राजस्थान से नहीं है, ठीक है, उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती कि मगरा क्या होता है। तो मगरा का मतलब हिंदी में होता है पहाड़। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उस पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए योजना लाई गई। और कौन कौन से जिलों में संचालित है हम बात करेंगे, लेकिन फिर पहले आपको ये बताना है कि किसमें नहीं है। ठीक है, तो ब्यावर, पाली, उदयपुर और राजसमंद। ब्यावर, पाली, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, तो देखिए ब्यावर, पाली और राजसमंद में ये योजना है, उदयपुर में ये स्कीम नहीं है। अब आप कहोगे भाई उदयपुर में ये स्कीम क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मगरा क्षेत्र विकास योजना जो है वो कहां संचालित होती है। ये योजना संचालित होती है आपके जो एरिया टीएसपी नहीं है, ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है होने के कारण दुर्गम है लेकिन टीएसपी के अंतर्गत नहीं आता। तो भाई उदयपुर तो ऑलरेडी टीएसपी के अंतर्गत आता है, तो टीएसपी में आता है, इसलिए वहां पे ये योजना संचालित नहीं है। वर्तमान समय में ये योजना ब्यावर, पाली, राजसमंद और 2 जिले और हैं इसके अंदर, भीलवाड़ा और चित्तौड़।
2 जिले और हैं, भीलवाड़ा और चित्तौड़। तो कुल मिलाकर 5 जिलों में ये स्कीम चल रही है। कितने जिलों में चल रही है? 5 जिलों में ये योजना संचालित की जा रही है। कौन कौन से जिले? एक बार फिर से, ठीक है, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और राजसमंद। लेकिन उदयपुर में नहीं है। क्यों नहीं है? बांसवाड़ा में नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एरिया किस में आते हैं? टीएसपी में आते हैं। तो जो क्षेत्र टीएसपी में आते हैं वहां टीएसपी योजना के तहत विकास, और जो नहीं आते हैं वहां मगरा क्षेत्र विकास योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ गया अपना 15 वित्त आयोग। हमने योजनाओं की बातें कर ली खूब, तो योजना कैसे चलेगी जब तक पैसे नहीं होंगे? तो 15 वित्त आयोग में देखते हैं भाई क्या है। प्रश्न आ रहा है कि 15वां वित्त आयोग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? आपको बताना है कि 15वें वित्त आयोग के संबंध में गलत बात कौन सी है। ठीक है, तो इसकी अवधि जो है वो 2021-22 से 25-26 है। पहली बात ये हो गई। ठीक है, 2 प्रकार की राशि दी जाती है, अनटाइड 40% और टाइड 60%। इसमें जो किस्तें आती है तो वो 2 प्रकार से आती है। जो पूरा आता है उसमें 60% अनटाइड आती है और 40% अनटाइड आती है, 60% टाइड आती है। किस्त जो है वो 2 किस्तों में यानी 50-50% 2 बार में राशि प्राप्त होती है, और संपूर्ण राशि का आवंटन ग्राम पंचायतों को किया जाता है। संपूर्ण राशि का आवंटन किसको किया जाता है? ग्राम पंचायत को किया जाता है। तो बिल्कुल ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना आपका, ये आपका गलत है। लास्ट का स्टेटमेंट है कि संपूर्ण राशि का आवंटन किसको किया जाता है? ग्राम पंचायत को। ये गलत है। देखिए, इसकी जो अवधि है वो 21-22 से लेकर 25-26 तक है। ठीक है, 5 साल का होता है वित्त आयोग। 2 प्रकार की राशि टाइड और अनटाइड आती है, 40-60 का रेशियो उसमें होता है, और 2 किस्तों में राशि प्राप्त होती है। लेकिन जो राशि आवंटन होता है, राशि का जो आवंटन होता है वो आवंटन का एक रेशियो अलग है। पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों संस्थाओं को अनटाइड, इसके 15वें वित्त आयोग के तहत राशि आवंटन होती है। यहां होती है 5%, यहां होती है 20% और यहां होती है 75%। मतलब जो राशि आएगी उसकी 5% जिला परिषद को मिलेगी, 20% किसको मिलेगी? पंचायत समिति को मिलेगी, और 75% किसको मिलेगी? ग्राम पंचायतों को मिलेगी। यहाँ क्या कह रहा था? यहाँ कह रहा था कि संपूर्ण राशि का आवंटन किसको किया जाता है? ग्राम पंचायतों को किया जाता है। ऐसा नहीं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना हो गया गलत। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग यानी SFC 6। राज्य वित्त आयोग सिस्टम का संबंध में असत्य कथन क्या? आपको बताना है कि SFC 6 क्या। पहले तो हमने 15वें वित्त आयोग की बात की, अब हम कर रहे हैं SFC 6 की बात कि SFC 6 के संबंध में असत्य कथन क्या है कि इसकी अवधि जो है वो 21-22 से 25-26 है। ठीक है, 5 साल की अवधि है। राशि का आवंटन जनगणना 2011 के अनुसार जो ग्राम पंचायतों को राशि आवंटित की जाती है वो 2011 की जनगणना के अनुसार की जाती है। ठीक है, ये बात भी सही है। मूलभूत विकास कार्यों तो 55% व्यय का प्रावधान है। भाई इसमें जो प्रावधान है वो मूलभूत विकास कार्यों के लिए 55% राशि प्रावधान किया गया है, और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले कार्यों पर 40% व्यय का इसमें क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। तो अब आपको ये बताना है यहाँ गलत कौन सा है। तो यहाँ पे गलत है आपका पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। 21-22 से 25-26 नहीं होके क्या है? 20-21 से 24-25। ठीक है, ये जो है वो 1 अप्रैल 20 से शुरू हुआ और 31 मार्च 25 को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 24-25 तक ये रहेगा। अब आपको अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लें, SFC 6 जो राज्य का स्वयं का कर राजस्व है, राज्य का स्वयं का कर राजस्व, जब हम बजट पढ़ेंगे ना, बजट को रिवाइज करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि आप आय के स्रोत क्या है। जैसे राज्य का स्वयं का कर राजस्व है, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता है, केंद्रीय करों में हिस्सा है ना, अन्य चीजें हैं। तो राज्य के स्वयं का जो कर राजस्व है, इस स्वयं के कर राजस्व का 6.75% अनुदान का की इसने सिफारिश की है। भाई ये जो है, जो वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग है, आप अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें हम,
तो वित्त आयोग का गठन जो है वो कैसे होता है, मैं राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पंचायती राज के अंदर जो है 243 आई, ठीक है, और स्वायत्त शासित संस्थाओं के लिए 243 वाई अनुच्छेद है ये दोनों के दोनों, इनके तहत जो है वो होता है गठन, ठीक है। 243 आई और 243 वाई के तहत गठन होता है। अगर केंद्रीय वित्त आयोग की बात करें, केंद्रीय वित्त आयोग जब भी हमें 15वां वित्त आयोग पढ़ा था ना, तो इसका होता है आपका अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, और ये राज्यपाल करते हैं। तो 243 आई और वाई के तहत गठन हो गया। इसका काम क्या है, पंचायत राज और स्वायत्त शासित संस्थाओं को क्या देना, अनुदान देना। तो इसमें रिकमेंडेशन करी है कि 6.75% राशि जो है वो अनुदान की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना कौन सी मानी जाएगी, 2011 की जनगणना के अनुसार इसको आवंटन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना नई योजना है, आरएस मेंस 2023 में 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से सीधा आया था, प्री में भी आने की संभावना। स्वामित्व योजना के संचालन से संबंधित विभाग नहीं है। भाई आपको यहाँ क्या बताना है कि कौन सा विभाग है जिसका स्वामित्व योजना से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला पंचायती राज, दूसरा पशुपालन, तीसरा जीआईएस और चौथा राजस्व विभाग। जीआईएस का है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग। तो अभी यहाँ देखिए पशुपालन का स्वामित्व से क्या लेना देना। स्वामित्व योजना क्या है, डिजिटल मैप बनेंगे और लोगों को जो है वो डिजिटल पट्टे आवंटित किए जाएंगे। तो पंचायती राज का इसमें उल्लेख है, सर्वे विभाग जीआईएस उसका सर्वे करेगा, और राजस्व विभाग जो है वो बताएगा भाई कौन सी भूमि आबादी है और कौन सी भूमि आबादी नहीं है। तो पशुपालन का तो लेना देना नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा पशुपालन विभाग की स्वामित्व योजना जो है उससे पशुपालन विभाग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आज का जो अपना तीसरा टॉपिक था हमने कल यहाँ रिवाइज किया। नेक्स्ट हम चौथा टॉपिक जो है वो कल रिवाइज करेंगे। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, कमेंट्स कर लें साथियों के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।